गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप सो कि ये वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल नहीं पाया है, लेकिन आपको इस वक्त मिल जाए, ठीक है। अपडेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से लेट हो गया है। ओके, चलिए। हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे, जिसमें आपने क्या देखा, आपने इंसेक्ट का भी देखा और ह्यूमन बीइंग का भी देखा, किस तरह से उसमें मेल हेट्रोगेमिटी और फीमेल हेट्रोगेमिटी आपको देखने को मिलती है। हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्या रह गया था, सेक्स डिटर्मिनेशन रह गई थी हनी बी में। तो आज हम लोग उसी को पूरा करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जो हनी बी में जो फीमेल होती है उसकी वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है। कितना रहता है, 2n। क्रोमोसोम कितना रहेगा इसके पास, 32, ठीक है। अब यही जो इसका मेल है, जिसे ड्रोन कहते हैं, ड्रोन की प्लॉइडी हाफ रहती है। ध्यान से देखो, ड्रोन की प्लॉइडी हाफ रहती है, ठीक है। तो जब फीमेल को गैमेट बनाना होता है तो ये सिंपल मियोसिस से बना लेती है, ठीक है। गैमेट बन गया इसका, कितने का, कितने क्रोमोसोम आएंगे, हाफ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये गैमेट कैसे बनाएगा, तो ये क्या करता है, ये माइटोटिकली बनाता है, ठीक है। और कैसे बनाएगा, तो इसके गैमेट n बनेंगे, ठीक है। यानी ये 16 था, तो इधर भी इतने, इसके पास कितना हो गया, 16 क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। प्लस में मत समझना, सिर्फ नंबर लिखा है, अच्छा, क्योंकि अब ये भी n है। अब क्या होगा, अगर ये n और इससे फ्यूज़ कर जाएगा, यानी कि 16 16 32 बना लें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फीमेल बन जाएगी अगेन, ठीक है। और अगर इसी n का डायरेक्ट पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू अगर क्या बन जाए, अगर इसको बॉडी फर्टिलाइज कर ली जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन बॉडी बना दी जाए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाता है ड्रोन। बात समझ में आई। देखो, फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम है, जब भी वो मियोसिस करेगी तो उसके पास गैमेट कितने बन जाएंगे, गैमेट कितने के बनेंगे, 16 के बनेंगे। लेकिन इनके पास क्या रहता है, ये अपना गैमेट बनाता है तो माइटोसिस से बनाता है, तो इसके पास सिंगल n बचेगा, यानी 16 ही बचेगा, तो 16 प्लस हो जाएगा तो 32 बन जाएगा। अगर ये मिक्स होता है तो फीमेल बन जाएगी। लेकिन अगर इस n का डायरेक्ट आप क्या बना सको, ड्रोन बना दो पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस से, तो क्या हो जाएगा, ये इसका प्लॉइडी n ही रहेगी, ठीक है। ये है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा एक टॉपिक रह गया था, मेंडल्स का जो काम था वो इतना ज़्यादा फेमस क्यों नहीं हुआ था, स्टार्टिंग से थोड़ा देख लेते हैं। मेंडल साहब ने जो इतना सारा काम दिया, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसको इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई, ठीक है। क्यों, पहली चीज़ कि उन्होंने बायो के अंदर मैथमेटिक्स को इंक्लूड करने की बात करी थी, है ना। जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, यूनिट स्क्वायर निकाल रहे हो, रेशियो निकाल रहे हो, तो उन्होंने बोला कि, तो एक तो ये काम इन्होंने कर दिया जो लोग को पसंद नहीं आ रहा था। फिर क्या था कि इन्होंने अपना काम जो पब्लिश करवाया था, तो वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं हो पाया था। वो जैसे होता है ना कि आप लो ग्रेड मैगजीन में अपना काम पब्लिश करा दो, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। और इन्होंने इतने हाईटेक बातें बता दी थी, मेंडल साहब ने जेनेटिक्स जब पूरा डिस्कवरी करी, तो वो जितनी बातें बोल रहे थे ना, कि वो लोगों की समझ से बाहर था। तो कैसा था, आप कह सकते हो कि एडवांस लेवल की बात कर रहे थे वो, इसकी वजह से भी लोग उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अच्छा ठीक है, जो जानते थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पहली बात तो बायो में मैथमेटिक्स डाल दिया इन्होंने, ऐसे ही मैथमेटिक्स छोड़कर हम लोग आते हैं, तो फिर वो कंसेप्ट समझने वाले को दिक्कत कर रहा है कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, ठीक है। और लेवल इतना ज़्यादा, उस समय कुछ भी चीज़ें डिस्कवर नहीं हुई हैं, माइक्रोस्कोप नहीं आया था, और ये बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, जीन फैक्टर नाम की चीज़ होती है, तो कोई क्यों मानेगा। उसके बाद फिर उन्होंने जो काम पब्लिश करवाया अपना, तो वो सब तक पहुंच नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ, जब बहुत टाइम बीत गया, तो इनके काम को रिकॉग्निशन मिली, किन्होंने दिलाई, डी वेराइस ने, कॉरेंस, इन्होंने रीस्टडी किया इनके मटेरियल को, एंड वॉन टेशर मार्क ने, बुक में सारे नाम मेंशन हैं, ठीक है। इन लोगों ने इस सब चीज़ों को, इनके मटेरियल्स को वापस से पढ़ा और समझा कि अच्छा ये सारी डिस्कवरी तो और पहले हो चुकी है, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को वापस से रिकॉग्निशन में लाए, और प्लस मेंडल को क्या बनाया गया,
फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब चलते हैं हम लोग म्यूटेशन पर। म्यूटेशन, देखो म्यूटेशन का क्या मतलब होता है। इसमें क्या हो सकता है, आपके जो सीक्वेंसेस होते हैं, बेस सीक्वेंसेस होते हैं, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा म्यूटेशन में क्या हो सकता है, मेनली लॉस हो सकता है, या जिसे हम डिलीशन कहते हैं, यानी डिलीट हो गया, है ना, या क्या हो सकता है, या गेन हो सकता है, कोई क्रोमोसोम हो गया, कोई बेस पेयर हो गया, सीक्वेंस में लॉस हो गया, सीक्वेंसेस लॉस हो गए। ठीक है, गेन को हम डुप्लीकेशन कहते हैं। डुप्लीकेशन मतलब कि अगर एक आपका जैसे सपोज क्रोमोसोम है, उसका ही कॉपी हो जाए, क्रोमोसोम की कॉपी हो जाए, है ना, या कोई जीन है उसमें से एक और जीन उसमें एक्स्ट्रा आ जाए, तो ये सब चीज़ें यानी बेस पेयर, जीन बोले तो बेस पेयर। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल है, इसके आगे वाले में अच्छे समझ पाओगे, इसमें सिर्फ आप बेसिक समझोगे। फिर क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो सकती है, या इंसर्शन हो सकती है। इंसर्शन, इंसर्ट करना होता है ना, वही TION। ठीक है, ऐसी चीज़ें अगर हो जाएं, ऐसी चीज़ें अगर हो जाएं, कोई बेस सीक्वेंस में इस तरह की चीज़ें हो जाएं, तो वो आपकी बॉडी में क्या कॉज करती है, म्यूटेशन कॉज करती है। ठीक है, म्यूटेशन भी दो तरीके का होता है, एक है पॉइंट म्यूटेशन। देखो पॉइंट मतलब ये पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखो, अगर सिंगल बेस पेयर में चेंजेस होते हैं अगर, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। छोटा सा चेंज हुआ है, बेस पेयर सिर्फ चेंज हो गया है ना। अगर आपका A और T के साथ कॉम्बिनेशन था तो AT हट गया है, ये बेस पेयर खत्म हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, इसका एग्जांपल आपका सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया। अब एक और होता है फ्रेम शिफ्ट। देखो फ्रेम, पूरा फ्रेम, ये फ्रेम है और ये पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाए, कहने का मतलब वाइडर रेंज में। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसमें क्या हो जाता है, इसमें डिलीशन हो सकता है, या इंसर्शन हो सकता है, किसका, पूरे बेस पेयर्स का। ठीक है, बेस पेयर्स ऑफ DNA। इसमें एक बेस पेयर खराब हो रहा है, इसमें बेस पेयर्स में डिलीशन या इंसर्शन आ रही है। ठीक है, म्यूटाजेन कौन, म्यूटेशन कॉज करने वालों को म्यूटाजेंस कहेंगे। कौन ऐसा कर सकता है, UV रेडिएशन और एक्सरेज भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं म्यूटेशन के लिए, इसलिए कहते हैं बहुत ज़्यादा बॉडी में एक्सरे नहीं कराना चाहिए। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं पेडिग्री पर। ठीक है, अच्छा पेडिग्री हम क्यों करें, हम लोग पेडिग्री, एक बार जरा ये वाला कलर ट्राई करूँ, तुम लोग को दिखता है कि नहीं। देखो दिख रहा है, अरे वाह दिख रहा है। देखो हमारे पास एक टर्म आती है पेडिग्री एनालिसिस। क्यों करते हैं हम लोग पेडिग्री एनालिसिस और क्या होता है, पहले समझ लो क्या होता है। ये एक तरीके का रिकॉर्ड होता है ना, किस चीज़ का रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, रिकॉर्ड्स ऑफ आपने जो ट्रेड्स इनहेरिट किया है ना, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ सर्टन ट्रेड्स, सारे के सारे का नहीं, है ना, जो डिजीज कॉज कर रहे हैं उसका देखना पड़ेगा, ट्रेड्स। अच्छा कब तक के लिए, फॉर 2 और मोर जनरेशन, 2 से ज़्यादा जनरेशन तक के हम रिकॉर्ड रखेंगे। और कैसे प्रेजेंट करेंगे, एंड प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। क्लियर हो गई बात। हम कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्यों ज़रूरत पड़ रही है, अच्छा बात समझ में आ गई। हम कुछ ट्रेड्स का इनहेरिटेंस का पैटर्न देखते हैं कि किस तरीके से वो इनहेरिटेड है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे चलो, आगे हम लोग देखेंगे कि अच्छा हम इसे डायग्राम के फॉर्म में कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो, हमेशा जब भी पेडिग्री बनाएंगे तो कोई सिंबल देना पड़ेगा ना,
तो हम लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं। सिंबल जैसे जब भी स्क्वायर होगा तो ये कौन होगा, मेल होगा, सब बुक में दिया हुआ है। गोलू मोलू होगी लड़की तो ये फीमेल होगी, गोली सी लड़की, ठीक है। फिर अगर ये आपको ये बर्फ़ी जैसा शेप मिल जाए, है ना, ठीक से बनाना ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है, नहीं बता पा रहे कि मेल है कि क्या है, ठीक है। अब क्या है, अब सपोज आपको कोई चीज़ जैसे मेल है, डार्क एंड मिले यानी सॉलिड मिले, इसको मैं ऐसे करके पूरा कलर कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, यानी ये क्या है, अफेक्टेड है, इसे अफेक्शन हुआ है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर ऐसे करके किसी मेल और फीमेल के बीच में, हम लोग गलत बना रहे थे, मेल और फीमेल के बीच में अगर ये सिंगल लाइन होगी तो ये रिप्रेजेंट करती है उनकी मैरिज को, ठीक है। अच्छा, मीटिंग कह लो, मीटिंग भी कह सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, लेकिन अगर इसी के साथ इसमें डबल लाइन हो जाए तो इसका मतलब है कि ये शादी रिलेटिव्स में हुई है, रिलेटिव्स में हुई है, ठीक है। अगर इसी से, अब इसमें देखो दो लाइन है ना, वापस से बना लेते हैं, ये एक फैमिली है और ऐसे करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इट मीन्स कि अब क्या बताने वाले हैं हम इनके अब प्रोजेनी बताने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, जो भी प्रोजेनी बताएंगे एक ऑर्डर में होना चाहिए, है ना, लेफ्ट टू राइट, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, हाँ, लेफ्ट टू राइट। आप जैसे ऐसे हुए हैं, पहला बच्चा अगर मेल है तो आप मेल बताएंगे, फीमेल है फीमेल बताएंगे, फिर मेल है मेल बताएंगे, फिर फीमेल है फिर फीमेल बताएंगे, क्लियर हो गई बात। जैसे जैसे हुए हैं आप वैसे ही बताएंगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए, जो हमेशा ऊपर है वो क्या है, पेरेंट है, जो ऊपर है वो पेरेंट है। जो लाइन जा रही है ये फैमिली ट्री बना रही है, आगे आने वाली जनरेशन कैसी है, तो ये ऊपर वाली हो गई, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई यानी पेरेंट वाली, ये पेरेंट, ये फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद अगर किसी की शादी इसमें से करा दें, सपोज यहाँ पर इस लड़के की शादी इस लड़की से करा दें और फिर ये इसकी नई फैमिली बन जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखो, सब अफेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी सेकेंड जनरेशन हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर होगी बात। और अगर कहीं पर ऐसा दिख जाए आपको बर्फी जैसा शेप और 5, इट मीन्स कि 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैं, जिन 5 बच्चे हैं वो भी कैसे हैं, अनअफेक्टेड हैं। बात समझ में आई, चलो ठीक है, हटाओ। ये हो गया सिंबल्स, यानी सिंबल्स के थ्रू आप यानी इन्हीं सबका यूज़ करते हुए आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं किस चीज़ का, सर्टेन ट्रेड्स का। कब तक करेंगे, 2 से 4 जनरेशन तक कर लेंगे आराम से। इस रिकॉर्ड से हमें क्या पता चलेगा, इस रिकॉर्ड से हमें एक पैटर्न दिखाई देगा कि किस पैटर्न में डिजीज़ आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा रही है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, इन डिजीज़ की कैटेगरी क्या बांटी गई है, डिजीज़ आपकी हो सकती हैं, देखो ध्यान से, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल मतलब यानी ऑटोसोम्स पर है, आपके पास 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसके 22 क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, यानी सब एकदम एक जैसे होते हैं। लेकिन जो इसका लास्ट पेयर होता है ये आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, ध्यान से सुनो, सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो ऑटोसोम पे है यानी, और ये बाकी के 22 पे है ना, और डोमिनेंट है यानी अपने आप को क्या करती है, शो भी करती है। अच्छा ठीक है, एक और होगी ऑटोसोमल रिसेसिव, जो शो नहीं कर पाती है। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे शो करेगी, ठीक है, आगे चलो। फिर आएगा एक्स लिंक्ड डिजीज, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, यानी आपके एक्स क्रोमोसोम पर है लेकिन कैसी है, डोमिनेंट है। और ये कौन सी, यानी सेक्स क्रोमोसोम पे, सेक्स में आपके पास ये रहता है, फीमेल के पास ये और मेल के पास ये, है ना, तो यानी इसके एक्स पर है, फीमेल है तो इसके एक्स पर है, इसमें कहाँ एक्स पे, इसके एक्स पर है, ठीक है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, इसी में एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्लियर होगी बात। ये 4 तरीके की आपको डिजीज देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मैं इनके फीचर्स लिखा रही हूँ, उसके बाद इसकी ट्रिक्स बता दूंगी, ठीक है। रुको, पेज चेंज कर दूँगी, ध्यान से सुनो। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है, अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये क्या करती है, ये जनरेशन को स्किप्स करती है ना, यानी छोड़ के होती है। पहली जनरेशन में होगी, फिर थर्ड में होगी, सेकंड को छोड़ देगी, फिर पता चला कि फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को छोड़ा, फिर फिफ्थ में हुई, ऐसे करके होगी।
ये क्या कहती है? स्किप्स जेनरेशन। दूसरी बात, अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं तो उनसे, अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं तो भी उनके बच्चे अफेक्टेड हो सकते हैं। आप यहाँ ये भी देखेंगे कि अगर बच्चे आपको अफेक्टेड दिखाई दें तो ज़रा पलट के उनके पेरेंट्स को देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है, तो शॉर्ट ट्रिक भी दे दूँगी। ये हो गया आपका ऑटोसोमल रिसेसिव का। अब दूसरे पे आते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट देखते हैं। डोमिनेंट, अच्छा इसमें क्या होगा? ये स्किप नहीं करती, डोंट स्किप्स जनरेशन। ये जनरेशन को स्किप ही नहीं करती, यानी फर्स्ट में भी आएगी, सेकंड में भी आएगी, थर्ड में भी आएगी, ठीक है? ये होगी जनरेशन में आपको दिखेगी। सारे बच्चे हो सकते हैं ना दिखाई दें, लेकिन होगी, हर जनरेशन में आपको कोई ना कोई इफेक्टेड दिखाई देगा, ठीक है? अच्छा, इसकी एक और ख़ास बात, डिजीज़ नेवर, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, नेवर ट्रांसफ़र, ध्यान से देखो, फादर से कभी भी सन को नहीं होगी, फादर से डिजीज़ कभी भी सन को नहीं होगी। सन को क्या हो जाएगी? नहीं होगी, इट मीन्स नो। ध्यान रखो, जो बोलते समय मैं बोल रही हूँ उसको कॉपी पे लिख लेना, क्योंकि अगर इसको बना लोगे तो भूल जाओगे और ये गलत भी लगेगा तुमको फिर। और क्या हो जाएगा? ऑल डॉटर्स, ध्यान से देखो, सारी लड़कियाँ ऑफ एन अनअफेक्टेड फादर, अगर फादर आपका अनअफेक्टेड है तो भी चांसेस हैं विल बी अफेक्टेड, तो भी चांसेस है कि सारी लड़कियां अफेक्टेड हों, ठीक है? अगर वो अनफादर लिखा है, अनअफेक्टेड, सही कर लो बच्चा, अनअफेक्टेड फादर है, अनअफेक्टेड फादर है तो भी उसकी बेटियां कैसे हो सकती हैं? सारी बेटियां अफेक्टेड हो सकती हैं। थर्ड केस देखो, थर्ड क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है? इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें मेल ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, मेल आर मोर अफेक्टेड, मोर ज़्यादा अफेक्टेड, ध्यान दो। नेक्स्ट, डिजीज़ इसमें क्रिस क्रॉस में जा सकती है ना? यानी कैसे जा सकती है? डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है मदर से सन को और फादर से डॉटर को, ठीक है? क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर भी ध्यान दो कि डिजीज़ कभी भी नेवर ट्रांसफ़र, यहाँ पे भी नेवर अंडरलाइन करो, नेवर ट्रांसफ़र फादर टू सन। अच्छा, क्यों नहीं जा रही है? तुम लोग सोच रहे हो कि क्यों नहीं जा रही है? इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि मेल के पास एक्स और वाई होता है, ठीक है? और अगर ये एक्स लिंक है, यानी यहाँ पर ये डिजीज़ लगी हुई है, तो लड़का बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? वाई चाहिए होता है, तो ये वाई दे देगा इधर और यहाँ से आएगी फीमेल पे, यानी अभी कभी भी लड़के को अगर इन्फेक्ट करना है तो वाई लिंक्ड डिजीज़ होनी चाहिए, क्योंकि लड़के में क्या जाता है हमेशा? लड़के को लड़का बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? वाई चाहिए। तो अगर वाई अगर इन्फेक्टेड होगा तो वाई में जाएगा, है ना? तो आपको वाई लिंक्ड डिजीज़ चाहिए। यहाँ पर वाई लिंक्ड डिजीज़ की कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, आगे फर्दर पढ़ोगी, ठीक है? चलो, तो क्या हो गया हमारा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पर, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। आज के आज ये चैप्टर खत्म कर लेना, ठीक है? अब इसको देखो क्या हो रहा है। इसमें क्या है कि डिजीज़ नेवर ट्रांसफ़र अगेन, क्योंकि सेम है ना? अरे कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ऑटोसोमल डोमिनेंट, अरे अरे गलत लिख दिया, ये कहाँ से कर दिया? तो एक्सीलेंट में होता है, सॉरी बच्चा, सॉरी। ऑटोसोम है तो कहीं पर भी जाएगी ना, सॉरी। अब एक्स लिंक पर आओ। अब यहाँ पर सेम चीज़ है, डिजीज़ नेवर ट्रांसफ़र। मुझे लगता है फिर तो मैंने और भी चीज़ें गलत कर दी होंगी, रुको,
कुछ गड़बड़ हुआ है, रुको। ऑटोसोमल रिसेसिव स्किप्स जनरेशन, मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ऑटोसोमल रिसेसिव स्किप्स जनरेशन, अनअफेक्टेड फादर से अफेक्टेड। हाँ चलो ये भी ठीक है। डोमिनेंट में डोंट स्किप्स जनरेशन, ये भी ठीक है। हाँ यहाँ मिस्टेक कर दी है मैंने, रुको बच्चा रुको, ये भी गलत हो गया है। ये तुमको मैंने आपको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का बता दिया, ये गलत हो गया, चेंज करना था मुझे। देखो जनरेशन स्किप नहीं करता है, और क्या करेगा, जनरेशन स्किप नहीं करेगा। और अगर अफेक्टेड फादर है, देखो अगर अफेक्टेड पेरेंट है, एक्चुअली अगर अफेक्टेड पेरेंट है तो इनके अनअफेक्टेड बच्चे हो सकते हैं, अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, अगर अफेक्टेड पेरेंट है तो भी अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं। क्लियर होगी बात? इसका उल्टा हो जाएगा। देखो स्किप जनरेशन ये स्किप नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर अफेक्टेड चिल्ड्रन होंगे, अगर अनअफेक्टेड फादर है यानी पेरेंट्स हैं तो भी अफेक्टेड चिल्ड्रन है। यहाँ पर अफेक्टेड पेरेंट्स हैं तो भी अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं। क्लियर होगी बात? आई एम सो सॉरी, यहाँ पर वो गलती से डोमिनेंट वाला ऐड कर दिया मैंने। चलो अब आते हैं इस पर। तो डिजीज़ नेवर ट्रांसफ़र, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डोमिनेंट पढ़ रहे हैं। डिजीज़ नेवर ट्रांसफ़र कहाँ से, फादर से सन को, वही सेम रीज़न। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें वही सारी डॉटर्स, ऑल डॉटर्स अफेक्टेड हो सकती हैं, है ना, अगर फादर उनका अनअफेक्टेड है तो भी, अनअफेक्टेड फादर हैं तो भी, सारी डॉटर फादर है तो भी, ठीक है। ध्यान दो, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब आपकी बुक में मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी का और एक आपका सिकल सेल एनीमिया का, इन दोनों का एक पेडिग्री बना हुआ है। तो पहले सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जो मैंने बताया इससे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अब चलो बताते हैं तुमको शॉर्ट ट्रिक। पहले इसको देख लेना, इससे सॉल्व हो जाए तो ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंदी है, तुम लोग पता नहीं समझ पाओ। बस एक बार ध्यान तो देना, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये है शॉर्ट ट्रिक्स किसकी, पेडिग्री की, ठीक है। इससे तुम लोग तुरंत समझ जाओगे। क्या करना है, देखो आपसे कोई बोल रहा है स्किपिंग ऑफ रोप करोगे, रोप स्किपिंग होती है ना, रस्सियाँ कूदना। तो आपसे कोई पूछ रहा है कि रोप स्किप करोगे, तो आप क्या बोल रहे हो, नो डियर। क्या बोल रहे हो, नो डियर। ध्यान से देखो, स्किपिंग जनरेशन में 2 ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया, स्किपिंग जनरेशन आप स्किप करोगे, आपने बोला नो डियर। ध्यान से देखो, डी फॉर डियर। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, यस। और यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसेसिव। ध्यान दो, मैंने आपको ये लर्न करना भी बता दिया, ट्रिक भी लर्न करनी बता दी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्रिस क्रॉस, है ना, मदर से सन में जाना और फादर से डॉटर में आना। अब इसमें क्या करोगे, आपको क्या कह रहे हैं, इसमें क्या करोगे, येस टू एक्स। अभी स्टोरी है, अभी यहाँ पे लास्ट लाइन समझ लो। यहाँ पे एक बंदा है, वो क्या कह रहा है, मैं कहता हूँ येस टू एक्स, जिसको मैंने छोड़ दिया है उसे मैं येस कह रहा हूँ। बट यहाँ पर हम एक्स को ऐसे लिखेंगे, एक्स ऐसे होता है, बट हम लोग एक्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम रिलेट कर पाएँ। और क्या कह रहा है, नो टू ऑटो, मैं पैदल जा करके उसको येस बोल कर आऊँगा, लेकिन मैं ऑटो से नहीं जाऊँगा, मैं मेहनत करूँगा, पैदल चल के जाऊँगा, क्योंकि इसने अभी बहुत गलत काम किया है। अभी तुम लोग को आगे डिजीजेज में समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा ये बोल कौन रहा है, इस बंदे का नाम है मैन, इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी हमको, ठीक है, बस नाम जान लो, इस बंदे का नाम है मैन। क्लियर होगी बात? अच्छा मैन से पूछा गया स्किप करोगे, तो बोलता है नो डियर, ठीक है। फिर पूछा गया और बताओ क्या कह रहा हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक्स के पास वापस से जाऊँगा, आई एम सेइंग येस टू एक्स, और दूसरा नो टू ऑटो, हम ऑटो से नहीं जाएंगे। क्लियर हो की बात? अच्छा देखो, अब इस ट्रिक का फ़ायदा क्या है, मैं तुम्हें ट्रिक याद करा दी, अब इसे अप्लाई कैसे करोगे। जब भी आप देखोगे आपको इस तरह से पेरेंट दिखाई देंगे, ओहो ये लड़की की शादी करा देती हूँ मैं हमेशा। ये रहे बच्चे, ध्यान दो, ये बच्चे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये देखो एक और यहाँ मैंने, और ये रहे इसके बच्चे। अब मुझे फर्स्ट जनरेशन बताओ कहाँ है,
आप बोलोगे ये पेरेंट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। क्लियर होगी बात? ऐसी बोलोगे? अच्छा ठीक है। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट जनरेशन में कितने बच्चे हैं? तो तुम बोलोगे 1 2 3 4 5, है ना? बट एक्चुअली तुम लोग को गलत। क्या बोलना चाहिए तुम लोग को? देखो कनेक्शन लाइन का किससे है? इससे, इससे, इससे और इससे। टोटल कितने बच्चे हैं? इसका मतलब फर्स्ट जनरेशन में 4 बच्चे हैं। ये तो शादी करने के लिए लेकर आए हैं ना, तो बाहर से आई हैं, है ना? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये इनके फर्स्ट जनरेशन के बच्चे नहीं हैं। कितने बच्चे हैं? सिर्फ 4 बच्चे। अच्छा ठीक है। अब इनके बच्चे कितने हैं? थर्ड जनरेशन कितने बच्चे हैं? इनको 3 बच्चे हैं। ठीक है। अच्छा जनरेशन समझ में आ गई? स्किप जनरेशन। अच्छा मैंने तुम्हें बोला स्किप जनरेशन नहीं होगी, नहीं होगी, स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? अगर ये हर जनरेशन में अपना इफेक्ट डालेगा, ये देखो जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन, देखो सारे, कोई जनरेशन उठा के देख लो, सब में तुम्हें इफेक्टेड मिलेंगे। तो क्या जनरेशन स्किप किया है डिजीज ने? नो, इट मीन्स कि डोमिनेंट है। अगर ये यहाँ पर गोला वाले में, अरे इसको कर देते हैं काला, ये तो बाहर से आई है, ये देखो सेकेंड जनरेशन में आपको मिल रहा है। ठीक है, हर जनरेशन में बच्चे इफेक्टेड हैं। अच्छा तो इसका मतलब क्या है? जनरेशन स्किप हुआ तो आप बोलोगे नहीं, तो इट मीन्स कि डिजीज इज व्हाट? डोमिनेंट। ठीक है। अगर सपोज इसको नहीं होता है ना, इसको डिजीज नहीं होती, तो एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है, तो इसका मतलब स्किप कर रहा है जनरेशन को, तो आप बोलोगे यस, इट मीन्स कि क्या हो गई? रिसेसिव हो गई। अच्छा यहाँ कैसे पता करोगे कि वो एक्स लिंक्ड है या डोमिनेंट? अच्छा तुम्हें क्या पता चल गया? आपको रिसेसिव और डोमिनेंट निकालना सबका पता चल गया, रिसेसिव और डोमिनेंट सबका निकालना पता चल गया। अब समझ नहीं आ रहा है कि वो एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल डिजीज है। अब कैसे करोगे? मैंने बोला नो टू ऑटो, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है फादर से डॉटर को और मदर से सन को। डायरेक्ट, ध्यान से देखो, डायरेक्ट यानी आपको कॉम्बिनेशन ही ऐसा मिलेगा, आपको पूरे चार्ट में कॉम्बिनेशन ही ऐसा मिलेगा कि सिर्फ वो मदर से सन में जारी होगी। जैसे ध्यान दो, जैसे ये फैमिली है, ये उसके बच्चे, ये फीमेल होती है ना, तो फीमेल से किस में जाना चाहिए? सन में। ध्यान दो, तो ये फीमेल से सिर्फ सन में जा रही है, ध्यान दो। तो क्रिस क्रॉस है, मदर से इसमें जा रही है। ठीक है, तो इट मीन्स कि क्रिस क्रॉस है, तो आप बोलोगे यस, तो इट मीन्स कि एक्स लिंक्ड है। अगर क्रिस क्रॉस नहीं है तो क्या है? ऑटोसोमल है। ठीक है। अब सपोज इनको छोड़ करके सब किस में होती है? वो फीमेल को करती होती, फीमेल से फीमेल में जा रही होती, उल्टा नहीं जा रही है। देखो ध्यान से सुनो, फादर से, ध्यान से देखो, फादर से सन में तो तभी जाती है जब वाई लिंक्ड होती है। मदर ले लेते हैं, मदर से अगर डॉटर को हो रही है, लेकिन मदर से अगर किसको हो रही है? मदर से सन को हो रही है, तो ये आपका क्या है? ये आपको ऑटोसोमल है, क्योंकि दोनों को हो रही है। लेकिन अगर मदर से सिर्फ सन को हो रही है, ये क्रिस क्रॉस में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगी? एक्स लिंक्ड हो जाएगी। ध्यान दो इस बात पर। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब इसमें क्या करोगे आप लोग? आपके बुक में 2 कैटेगरी है, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, फिर मुझे बताओगे कि सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग आते हैं डिजीजेस पर, डिसऑर्डर्स पे देखते हैं। वेट करो, चेंज करने दो मुझे पेपर, इस पर तो काम हो रखा है, ये ठीक रहेगा। डन, इसको अभी आगे काम करेंगे, इसको भी रख लेते हैं। अच्छा अब ध्यान दो, अब हम लोग डिसऑर्डर्स करने वाले हैं। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक, ध्यान से देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी जीन रिलेटेड, यानी कि जब भी आप क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, मतलब सब अंदर ही अंदर है। ठीक है, जबकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जबकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसकी 2 क्लासिफिकेशन है। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर होगी बात? 2। ठीक है। अच्छा मेंडेलियन के अंदर देखो, मेंडेलियन को मेंडेलियन क्यों कहते हैं? जैसे मेंडल लॉ ने बताया था ना, मेंडल में बताते हैं तो डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है, तो वो आपको इसी में मिलता है। ठीक है ना, आपको इसी में मिलेगा, और लेकिन क्रोमोसोम में ऐसा नहीं मिलता है। मेंडेलियन में क्या है? आपको या तो ऑटोसोमल डिजीज हो सकती है,
दूसरी एक्स लिंक्ड हो सकती है। ध्यान दो, पहले सुनो, सिर्फ सुनो। फिर ऑटोसोम है तो क्या हो जाएगा, वो रिसेसिव हो सकती है और डोमिनेंट हो सकती है। डोमिनेंट में आपके बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का और एक और दिया हुआ है, वो दिया है आपका, अरे नहीं दिया हुआ, ये तुम लोग आगे पढ़ोगे। रिसेसिव में दिया हुआ है, रिसेसिव में दिया है सिकल सेल एनीमिया का, दूसरा दिया है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, तीसरा दिया हुआ है आपका फिनाइल कीटोनूरिया का, फिनाइल पढ़ना ही आपको थोड़ा सा ही है, कीटोनूरिया, और लास्ट वन आपका थैलेसीमिया रहेगा, थैलासीमिया, जैसे बोले वैसे बोले तुम लोग तब याद हो पाएगा, मिया थैलेसीमिया। रुक जाओ बेटा, विंडर्स आते आते रहते हैं मेरे यहाँ। क्या समझा, ध्यान से देखो। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, देखो ये डोमिनेंट में सिर्फ एक ही है, आपको पढ़ना है एक ही, इस साल आपको एक ही पढ़ना है, ठीक है। एक्स लिंक्ड में क्या क्या है, एक्स लिंक्ड में कलर ब्लाइंडनेस है, और दूसरा आपका हीमोफीलिया, ये एक्स लिंक्ड है। पहले ये चार्ट बना लोगे। अच्छा, क्रोमोसोमल में कौन है, टर्न होके डाउन हो जाओ और एक लाइन में बैठ जाओ, क्लाइनफेल्टर, आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लियर होगी बात, ठीक है। मैंने ऐसा लिख दिया, तुम समझ जाओ, बुक में सब लिखा हुआ है, पढ़ो, मेहनत करो, स्पेलिंग लिखो ढंग से, ठीक है। आगे चलो। अच्छा, इसी के लिए मैंने तुम लोग के लिए स्टोरी रखी थी, स्टोरी यहाँ समझा देती हूँ, ध्यान से स्टोरी समझो। स्टोरी में एक लड़का है, ध्यान दो, मैंने इस लड़के का नाम अभी क्या बताया था, इस लड़के का नाम है मैन। तो बोलोगे ये कैसा नाम है, तो क्या क्या मैनॉन भी तो होता है ना, इसने अपना नाम मैन रखा हुआ है, इसका नाम मैन है। ये करता क्या है, ये सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था हेमा। लेकिन हेमा को क्या था, हेमा ब्लाइंड थी, इसलिए वो क्या हो गई, वो उसको इसने छोड़ दिया, ये क्या हो गई, उसकी एक्स हो गई, यहाँ पे EX लिख देते हैं, ये उसकी एक्स हो गई, ठीक है। छोड़ दिया ना, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो ब्लाइंड थी, एक्चुअली कलर ब्लाइंड थी, तो हमेशा उसको सारे लड़के छोड़ रहे थे, ठीक है। तो मैंने भी छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, इतना समझ में आया। आगे सुनो, आगे मैन की एक सिस्टर थी जिसका नाम था मायो, क्या नाम था, मायो। लेकिन मायो बीमार रहती थी, उसको क्या पसंद था, उसको ट्रॉफी देखना बड़ा पसंद था, उसे लगता था मैं जीत जाऊँ। तो मैन क्या करता है, ऑटो से जाता है, मैन ऑटो से जाके